हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है और साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई इन तीनों पार्टियों के पास अब नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं रहेगा। 2024 के आम चुनाव को देखते हुए ये डेवलपमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की स्टेटस मिलती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इंडिया के 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है और ये एक कंडीशन होती है नेशनल पार्टी बनने की कि अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो उसको फिर नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। इसी कंडीशन के तहत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया गया है। अगर हम बात करें टीएमसी की, तो टीएमसी अब मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में स्टेट पार्टी का स्टेटस जो है वो लूज़ कर चुकी है। इस वक्त सिर्फ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में टीएमसी के पास स्टेट पार्टी का स्टेटस है। साथ ही में 2019 के लोकसभा चुनाव को भी अगर देखें तो वहाँ पर भी जो समीकरण बैठते हैं उसके तहत भी टीएमसी को नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान से देख रहे हैं और हो सकता है कि आगे जाकर वो कोई लीगल एक्शन मिले। सिमिलरली हम बात करें अगर सीपीआई की, तो सीपीआई का जो नेशनल स्टेटस है वो भी चला गया है। सीपीआई सिर्फ केरला, मणिपुर और तमिलनाडु में एज अ स्टेट पार्टी बची है। इससे पहले वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में स्टेट पार्टी थी, अब वो स्टेटस उनके पास से चला गया है। 2019 के बाद जो चुनाव हुए हैं उनमें ये देखा गया। ऐसी ही कुछ कहानी एनसीपी की है, जिसने गोवा में, मणिपुर और मेघालय में अपना स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है वो खो दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और नागालैंड में सिर्फ एनसीपी एज अ स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड है और इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव है उसके प्रदर्शन को देखते हुए भी एनसीपी का नेशनल पार्टी का स्टेटस नहीं बनता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी नेशनल पार्टी का स्टेटस ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेट पार्टी का या फिर नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। नेशनल पार्टी बनने के क्या फ़ायदे होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रोल प्ले करती हैं, उनका क्या महत्व है लोकतंत्र में, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की आलोचना क्यों की जाती है और जयप्रकाश नारायण जी ने ये क्यों कहा था कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए। इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, नागरिक हैं, उनको किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए और उनकी क्या भूमिका होती है आखिरकार लोकतंत्र के अंदर, इसको भी हम समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चालू करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इंडिया में हम देखते हैं कि 1838 में कलकत्ता में द्वारका नाथ ठाकुर जी ने सबसे पहले लैंडलॉर्ड सोसाइटी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन का गठन किया था, जो माना जाता है कि भारत में पहला राजनीतिक दल था। इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी राजनीतिक दल बनते हैं इंडिया में, खासकर आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इन राजनीतिक दलों की। जहाँ पर हम देखते हैं 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। इंडिया में हमेशा से ही मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है और हम देखते हैं आज़ादी के बाद इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ की गिनती जो है लगातार बढ़ती जा रही है। आज की डेट में भी हम देखते हैं कि इंडिया में लगभग 2850 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी एक संगठन है जहाँ पर लोग एक सिद्धांत पर सहमत होते हैं और उन सिद्धांतों के साथ वो राष्ट्रीय हित को संपन्न करना चाहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है राष्ट्रीय दल की या पॉलिटिकल पार्टी की। इंडिया में संवैधानिक तौर पर आर्टिकल 324 और सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये प्रोविजंस पॉलिटिकल पार्टी बनाने की आज़ादी देते हैं। अगर किसी को भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करनी है तो 30 दिन पहले आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को। आपको भारत के 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पार्टी का नाम पब्लिश करना पड़ता है और साथ में यहाँ पर कम से कम 100 पार्टी मेंबर्स का इंडिविजुअल एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ता है। पार्टी का जो संविधान है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी प्रिंटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर किस तरह से पार्टी के अंदर इलेक्शंस होंगे, क्या पोस्ट रहेंगी पार्टी की, कौन कौन ऑफिस बेरर्स रहेंगे, उनके बारे में जानकारी भी साझा करनी पड़ती है और पार्टी के 100 मेंबर्स होने चाहिए जो इंडिया में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसके साथ आपको एक एफिडेविट साइन कराना पड़ता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से और कमिश्नर से या फिर नोटरी पब्लिक ऑफिसर से। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर की जा सकती है इंडिया में। आइए अब बात करते हैं कि इंडिया में स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई भी असेंबली इलेक्शंस में यानी कि विधानसभा चुनाव में अगर 6% वोट मिल जाते हैं पार्टी को या फिर 2 विधानसभा सीट्स वो पार्टी जीतने में कामयाब होती है
तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। या फिर लोकसभा चुनाव में 6% वोट्स आ जाए उनके पास और एक सीट मिल जाए उस इलेक्शन में। या फिर जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को 3% सीट्स मिल जाए। यहाँ पर बेसिकली ये कंडीशन उन स्टेट्स पर लागू होती है जहाँ पर विधानसभा की सीटें 100 से ज़्यादा हैं। यानी कि अगर वहाँ पर 100 सीटें हैं तो 3 सीटें आपके पास आनी चाहिए। मगर अगर उस स्टेट में टोटल सीटें ही 60 हैं तो एटलीस्ट 3 सीटें तो होनी ही चाहिए, तभी आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। चौथा तरीका स्टेट पार्टी की स्टेटस पाने का यह है कि हर 25 लोकसभा सीट्स में से एक सीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आखिरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि स्टेट में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उन चुनावों में एटलीस्ट आपके पास टोटल वोट्स 8% आ जाने चाहिए। भले वो पार्टी कोई सीट जीते या ना जीते, 8% अगर वो वोट ले आएगी तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। इन पांचों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी को। आइए अब बात करते हैं कि नेशनल पार्टी का स्टेटस कैसे मिलता है इंडिया में। इंडिया में नेशनल पार्टी का स्टेटस 3 कंडीशंस में मिल सकता है। पहली कंडीशन ये है कि लोकसभा चुनाव में वो पॉलिटिकल पार्टी 2% सीटें जीत ले, यानी कि लगभग 11 सीटें जीत जाए 3 डिफरेंट राज्यों से। यानी कि एक राज्य से 11 सीटें नहीं आनी चाहिए, 3 अलग अलग राज्यों से मिलाकर 11 सीटें आनी चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 6% वोट मिलें 4 राज्यों से और उन 4 राज्यों को मिलाकर एटलीस्ट 4 लोकसभा की सीटें भी मिलें। इसके बाद लास्ट कंडीशन ये है कि 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए तो ऑटोमेटिकली उस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। यहाँ पर नेशनल पार्टी का स्टेटस हो या फिर स्टेट पार्टी का स्टेटस हो, ये सब जो कंडीशंस हैं ये देखी जाती हैं इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के एक्ट के तहत। इस बात को भी नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टीज़ को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो इन राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव चिन्ह सुरक्षित कर लिया जाता है, यानी कि देश में कहीं पर भी चुनाव हो उनका चुनाव चिन्ह उनके पास ही रहेगा और कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य दलों को नामांकन दाखिले के समय सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में देता है। साथ ही में यहाँ पर इन पार्टी के उम्मीदवारों को भी एक अलग से मतदाता सूची मिलती है, वो भी मुफ्त में। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा इन पार्टीज़ को ये मिलता है कि वो सरकार से भूमि ले सकते हैं जहाँ पर वो अपना कार्यालय स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज़ होती हैं वो चुनाव के दौरान 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं अपने साथ, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ 20 स्टार प्रचारक ही रख पाती हैं। यहाँ पर जो यात्रा का खर्चा होता है वो भी इलेक्शन के खर्चे में नहीं गिना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के टेलीविज़न चैनल होते हैं, रेडियो प्रसारण चैनल होते हैं, वहाँ पर ये पार्टीज़ आम चुनाव के दौरान जाकर अपनी बात रख सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये सब बेनिफिट्स होते हैं नेशनल पार्टी बनने के। आइए अब देखते हैं कि इस वक्त इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं। तो इंडिया में इस वक्त हमको 6 राष्ट्रीय पार्टियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले है भारतीय नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट CPIM, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसकी स्थापना की गई थी EMS डांगे जी द्वारा। तीसरी पार्टी हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। चौथे नंबर पर है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना 1984 में श्री काशीराम जी ने की थी। पाँचवें नंबर पर हम देखते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसकी स्थापना श्री PA संगमा जी ने की थी। छठवें नंबर पर हम देखते हैं आम आदमी पार्टी आ गई है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसके संस्थापक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। आइए अब बात करते हैं कि लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या भूमिका रहती है, इनका क्या महत्व रहता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ विकल्प देती हैं नागरिकों को, ताकि वो अपने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन ले सकें कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि इंडिया में गवर्नेंस हो या फिर उनके राज्य में गवर्नेंस हो। यहाँ पर नागरिक अपने बेसिक लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का वो साथ देना चाहते हैं। और हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ नागरिकों के बीच जाती हैं, अवेयरनेस पैदा करती है लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, और यहाँ पर नागरिकों के पास भी चॉइस होती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वो इस बार मौका देना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हार जाती हैं वो विपक्ष में आ जाती हैं, और विपक्ष यहाँ पर लगातार जो सत्तारूढ़ पार्टी है
उसको अकाउंटेबल ठहराता है या फिर उसकी जवाबदेही तय करता है, ताकि उस पार्टी ने जो नागरिकों से वादे किए हैं उसको वो पूरा करने में सक्षम हो और राज्य में और देश में सुचारू रूप से प्रशासन चल सके। और जहाँ तक बात आती है लोकतंत्र की, वहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मल्टी पार्टी सिस्टम हो, क्योंकि अगर किसी देश में सिर्फ एक पार्टी का रूल रहता है तो वहाँ पर देखा गया है कि तानाशाही वहाँ पर बढ़ने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज आती है, जो अल्टीमेटली डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और भारत के लोकतंत्र को और भी मजबूत बनाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आखिरकार जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसा क्यों कहा था कि भारत में कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए या फिर पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमने देखा है खासकर इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ध्रुवीकरण की राजनीति करती या फिर सोसाइटी में पोलराइजेशन देखने को मिलता है हमको। यहाँ पर कास्ट के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कई बार धर्म के आधार पर या फिर किसी और आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में डिविजन्स आना चालू होते हैं। यहाँ पर कई बार पार्टीज एक दूसरे पर दोष लगाते हुए दिखती हैं और यहाँ पर जो समाधान है उसकी बात कम करती हैं। डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो कई बार पीछे रह जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट पर कम, कई बार इमोशंस पर ज़्यादा वोट मांगती हैं। इसके साथ ये भी देखा गया है कि जो आइडियोलॉजी होती है पॉलिटिकल पार्टी की या फिर किसी नेता की, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। वो सिर्फ इलेक्शन जीतने पर फोकस करते हैं, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद या इलेक्शन के समय जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लीडर्स हैं वो पार्टी चेंज करते हुए हमको दिखते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। किस तरीके से उनके लीडर्स सेलेक्ट होते हैं, किस तरीके से वो नेता चुनते हैं, इस बारे में आज भी पारदर्शिता नहीं है और इंटरनल वोटिंग नहीं होती है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ का। आइए बात करते हैं कि मतदाता के तौर पर, नागरिक के तौर पर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है या फिर नागरिकों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो भी नागरिक, मतदाता अपने मुद्दों पर, अपने जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में जागरूक रहता है, अवेयर रहता है, वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने अपने इश्यूज़ को रख सकते हैं और उनसे उन मुद्दों पर बातें कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको वोटर्स को आगे रखना चाहिए और यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भावुकता के आधार पर नहीं जुड़ना चाहिए। डेवलपमेंट एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर वोटर्स को कैंडिडेट्स पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम है वहाँ पर विधायक दल अल्टीमेटली चुनते हैं सीएम को या फिर सांसद हमारे चुनते हैं पीएम को, तो वो उनके नेता होते हैं। तो कई बार पार्टी से ज़्यादा प्रतिनिधि भी इम्पोर्टेंट होता है, उन प्रतिनिधि पर भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पर लगातार नागरिकों को और वोटर्स को क्वेश्चंस पूछने चाहिए, अपने मुद्दों को रेस करना चाहिए और नागरिक हितों की बात करनी चाहिए और नागरिक अधिकारों की बात करना चाहिए। डेमोक्रेसी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होती है। लोकतंत्र को अगर सुरक्षित रखना है और उसको अगर और सुचारू रूप से चलाना है तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि लोगों की भागीदारी इसके अंदर बढ़े, क्योंकि लोकतंत्र में जितने शक्तिशाली नागरिक होंगे उतना शक्तिशाली लोकतंत्र होगा। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि जिस देश के पास वेल इन्फॉर्म्ड और अवेयर वोटर होते हैं वो कंट्री के लिए एक संपत्ति की तरह होते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और क्या भूमिका होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की लोकतंत्र के अंदर, इसको भी हमने डिस्कस करा है। नागरिकों के बारे में भी हमने डिस्कस करा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।